जस्ट हमारी वोल्टेज बनती है वी रेज L3 जो 1.2 वोल्टेज होती है, जो हमारी CPU के लिए जाती है। यह हमारी रेफरेंस की लाइन है। अगर ये रेफरेंस ना ले तो क्या करेगी, ये IC को एक्टिव नहीं होने देगी, क्योंकि अगर ये इनको पता तो चलना चाहिए कि 1.2 वोल्टेज आ रहा है या 4 वोल्टेज आ रहा है या फिर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है या कुछ भी नहीं आएगा तो ये पावर IC काम नहीं करेगी। आउटपुट होता है L5 की। आउटपुट होने के साथ साथ देखिए ये लाइन जो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाया गया है, ये देखिए जाने के बाद ये किसको ऑन करती है, ये 100 को, जो हमारे क्रिस्टल होते हैं वो ये खास सिर्फ MMC के लिए वोल्टेज दिया जाता है, तब हमारी MMC ऑन होती है, जो वी रेज L8 के नाम से दिया जाता है 2.9। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डेड फ़ोन के बारे में। जब हमारे पास डेड फ़ोन आता है तो उसमें अलग अलग सी फॉल्ट आते हैं और अलग अलग तरीके से उसको रिपेयर करना होता है, और कब उसको कौन सी IC पे काम करना होता है, तो उसी के बारे में आज अच्छी तरीके से समझेंगे कि उसकी एक एक लाइन कैसे काम करती है पावर IC। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आया जिसमें आपको PM8937 और PM8940 पावर IC लगा हुआ है, तो उस का जो सीक्वेंस कैसे आप चेक कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से, और उसकी कैसे बूट सीक्वेंस को जांच करके आप उसकी फ़ॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कहाँ पे फ़ॉल्ट है। और कई लोग मेरे वीडियो पे कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या सर सारे IC का बूट सीक्वेंस सेम होता है, और क्या काम करने के बाद सारा IC जो है एक ही तरीक़ा से काम करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडियाटेक का अलग बूट सीक्वेंस होता है और क्वालकॉम का अलग होता है और स्पेक्ट्रम का अलग होता है। तो ये सब जो कंपनी IC बनाती है तो उसकी अलग अलग की बूट सीक्वेंस होती है, और वो अलग अलग ढंग से वो क्या करता है, काम करता है। तो आज हमारे पास है ये PM8937 और PM8940। ये इस दोनों IC का बूट सीक्वेंस सेम है, और इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ करके मैंने समझाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं वही कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारी ये बूट सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी देखिए ट्रिगर 1, ट्रिगर 2, ट्रिगर 3, ट्रिगर 4 और ट्रिगर देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ 16। तो ये देखिए हमारी जैसे ही हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो ये 16 लाइन तक क्या होता है, ये ट्रिगर होता है। ट्रिगर 16 लाइन को ये क्या करता है, एक एक करके ऑन करता है, और ये बहुत ही मिली सेकेंड में ऑन होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मोबाइल बहुत देर में ऑन होगा। तो इसी के बारे में हम समझते हैं कि इसकी कैसे कैसे ऑन होती है, कौन सी लाइन। तो जब हम फ़ोन में सबसे पहले अगर आप फ़ोन में बैटरी लगाओ या फिर चार्जर लगाओ, अगर बैटरी नहीं लगा हो, अगर आप चार्जर भी लगाओगे तो भी आपको सबसे पहला वोल्टेज जो बनेगा कीपैड पावर एन पे वोल्टेज बनेगा, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज होगी। और जैसे ही आप बैटरी भी लगाओगे तो भी आपकी कीपैड पावर एन पे वोल्टेज बनेगा, जो कि हमारे 1.8 वोल्टेज होगी। ये तो हो गई पावर ऑन पे जो कीपैड पे वोल्टेज हो गया, वो तो यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही इसकी पावर बटन को आप प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से देखिए पावर बटन जो कीपैड पावर एन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जो यहाँ पर देखिए कीपैड पावर एन लिखा हुआ है, ये क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉजिक लो हो रहा है। और इसकी जैसे ही लॉजिक लो होगा, जहाँ पे यहाँ पे वोल्टेज है 1.8 वोल्टेज है, जब जब पावर बटन को दबाते हैं तो ये क्या होता है, एक तरफ से ग्राउंड में टच होता है और एक तरफ पॉजिटिव में जो इसकी वोल्टेज की लाइन होती है उसमें टच होता है। तो इसकी लाइन क्या हो जाती है, वोल्टेज जीरो हो जाती है। और जीरो होने के कारण ये जैसे ही वोल्टेज जीरो होता है तो ऐसी समझ जाती है कि ये हमको ट्रिगर कर रहा है। और ये जो फ़ोन होता है ज़्यादातर फ़ोनों में लॉजिक लो में काम किया जाता है, और सैमसंग फ़ोनों में ज़्यादातर लॉजिक हाई में काम होता है। तो ये हमारी लॉजिक लो में काम करेगी, और जैसे हम इसकी पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये लॉजिक लो ऑन होगी। और ऑन होने के बाद देखिए इस लाइन के ज़रिए सबसे पहले हमारी जो यहाँ पर ट्रिगर 1 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर वी रेज S4 2.05 वोल्ट जो है, सबसे पहले हमारी ये वोल्टेज क्या होगी, एक्टिव होगी। ये वी रेज S4 2.05 वोल्टेज जो यहाँ पर है वो एक्टिव होने के बाद ये पहली लाइन है ट्रिगर 1 की। जब आप पावर बटन को दबाते हैं तब ये लाइन एक्टिव होती है, और एक्टिव होने के बाद ये देखिए वापस से कहाँ जाती है, ऑन होने के बाद ये एक बूस्ट कॉइल में, इसको हम लोग हायर LDO भी बोलते हैं। S4 को इसको हायर LDO भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये S4 की वोल्टेज है और ये यूनिवर्सल वोल्टेज है इसकी। और ट्रिगर 1 से जैसे आप प्रेस करोगे तो इसकी जो वोल्टेज है वो हाई होगी, और हाई होने के बाद ये क्या हो जाएगी, वापस पावर IC के अंदर ही जाएगी। और जाने के बाद देखिए SMPS4 कोडेक PA, मतलब ये हो गया SMPS4 कोडेक
कोडेक का मतलब होता है जो हमारी स्पीकर सेक्शन होती है वो PAIC पे, और CP जो है ये चार्जिंग पंप का इसमें काम किया जाता है। और इसमें देखिए बहुत सारे LDO भी लगे हुए होते हैं जो L4, L5, L6, L7, L20 एंड L21। ये सारे LDO को क्या करती है, S4 वाली लाइन एक्टिव करवाने के लिए S4 को बनाया जाता है। अगर ये लाइन नहीं बनी तो क्या होगी, हमारी ये सब एक्टिव नहीं होगी, और एक्टिव नहीं होने के कारण क्या होगा, फ़ोन हमारा ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसकी S4 वाली लाइन को आप चेक करें अच्छी तरीक़ा से कि इसकी 2.5 वोल्टेज एक्टिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसमें देखें कि इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है, या फिर इसके लाइन तो मिसिंग नहीं है, या फिर इसकी जो हायर LDO जो जहाँ से उसका कनेक्शन आ रहा है, जो उसका ट्रैक है, उसमें तो कुछ तरीक़ा का मॉइस्चराइज़र जमा हुआ नहीं है, कचरा उचरा, उसको आप अच्छी तरीक़े से देख ले। या तो फिर वो कॉइल ख़राब नहीं है, आप उसको भी चेक कर ले अच्छी तरीक़े से। तो सबसे पहले जो हमारी VRAGE S4 वाली लाइन अगर ये ना बने तो आप उसमें शाउटिंग चेक कर ले। अगर शाउटिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर इसकी ग्राउंड वैल्यू भी ओके है, तो आप इसकी पावर IC को चेंज करेंगे, क्योंकि ये पावर IC से निकल के क्या होता है, ये वापस पावर IC में जाती है। और ये वोल्टेज ऑन होने के बाद क्या होती है, हमारी दूसरी ट्रिगर होती है जो हमारी VRAGE S3 1.325 वोल्टेज, ये क्या होती है, एक्टिव करती है। जो हमारी 1.3 वोल्टेज है ये इसको हम लोअर LDO बोलते हैं। ये हमारी बक सप्लाई होती है और ये हमारी बूस्ट सप्लाई होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स फॉर L1, L2 एंड L3। ये भी देखिए, ये जब हमारी बक सप्लाई ऑन होती है तो ऑन होने के बाद ये हमारी जो L1, L2 और L3 ये तीनों सप्लाई को क्या करती है, एक्टिव कराने काम करती है, तीनों LDO को, जो कि हम आगे बताएंगे कि ये हमारी CPU और रैम की सप्लाई होती है, और एक एक करके हम उसको समझेंगे। तो ये देखिए हमारी जो सोर्स फॉर L1, L2 एंड L3 की सप्लाई एक्टिव होती है हमारी ट्रिगर 2 में। जब पहला देखिए ये ट्रिगर होता है और दूसरा हमारी ये ट्रिगर होता है। तीसरी लाइन में आप देखें तो इसकी GPIO बूस्ट बाईपास यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस लाइन का इसमें क्या किया गया है, यूज नहीं किया गया। अगर किसी हम अदर ऐसी में देखें PM8953 में, अगर हम उसमें अगर आपको दिखाएंगे तो उसमें आपको इस लाइन में यूज किया हुआ मिलेगा आपको अदर LDO को एक्टिव करने के लिए, लेकिन इस लाइन में इसको यूज नहीं किया गया है। और फिर जैसे ये दोनों वोल्टेज S4 और S3 बन जाता है, तो बनने के बाद जस्ट हमारी वोल्टेज बनती है VRAGE L3 जो 1.2 वोल्टेज होती है, जो हमारी CPU के लिए जाती है। सोर्स फॉर VDD MX के नाम से जाती है ये CPU को एक्टिव करने के लिए। अगर CPU एक्टिव नहीं होगा तब तक तो हमारी और भी रैम और MMC एक्टिव कैसे होगी। तो ये एक्टिव करने के लिए जाती है। और ये देखिए ये जो हमारी ये VRAGE L3 की जो लाइन है 1.2 वोल्टेज, ये एक्टिव होने के बाद जस्ट वोल्टेज एक्टिव होता है हमारी VRAGE S2 1.2 वोल्टेज जो ट्रिगर 5 की है यहाँ पे। ये एक्टिव ट्रिगर होने के बाद फिर ये ट्रिगर होता है, और ये भी जाती है हमारी CPU में, जो कि हमारे VDD-CX के नाम से जाती है ये। और ये जाने के बाद हमारे CPU को जो जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जो जहाँ जहाँ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एक्टिव कराने के लिए दिया जाता है। और ये देखिए हमारी उसके बाद जो VRAGE S5 1.2 वोल्टेज की जो सप्लाई होती है, जो ट्रिगर 6 की यहाँ पे लाइन है, वो क्या होती है, सोर्स फॉर APC कोर सप्लाई होती है, जो हम लोग बोलते हैं कि इसकी कोर सप्लाई है, मॉडम सप्लाई है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारे देखिए कोर सप्लाई है। और ये एक्टिव होने के बाद देखिए हमारी जो MPP1 पे जो मल्टीपर्पस इसका फुल फॉर्म होता है, जो 1.2 वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट करता है, और आउटपुट करने के बाद क्या करता है, V रिफरेंस हाई वोल्टेज पैड AC ऑन LDO इन MSM। ये जो हमारी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर वोल्टेज जो S4 और S3 जो हमारी एक्टिव होती है हायर वोल्टेज, वो क्या होती है, जो LDO इनपुट होता है ये CPU में अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से जिसको जितना रिक्वायरमेंट होता है, तो ये क्या करता है, इसकी यहाँ पे रेफरेंस लेता है, V रेफरेंस फॉर हाई वोल्टेज पैड AC ऑन LDO इन MSM। तो यह हमारी रेफरेंस की लाइन है। अगर ये रेफरेंस ना ले तो क्या करेगी, ये IC को एक्टिव नहीं होने देगी, क्योंकि अगर ये इनको पता तो चलना चाहिए कि 1.2 वोल्टेज आ रहा है या 4 वोल्टेज आ रहा है, या फिर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है या कुछ भी नहीं आएगा, तो ये पावर IC काम नहीं करेगी।
उसके बाद हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सप्लाई होती है ये हमारी MPP 1.2 वोल्टेज, यहाँ तक तो ये रेफरेंस ले लेता है CPU, और CPU लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर तक आप अगर वोल्टेज देखें S4 से लेकर के MPP 1 तक जो इसकी लाइन है वो हमारे CPU तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। अब हमारी क्या होगी, इसके बाद जो अगली लाइन बनेगी तो वो हमारी क्या होगी, जो MMC में जो मतलब वो सॉफ्टवेयर ऑन होता है वो कैसे ऑन होता है उसी के बारे में देखते हैं हम अच्छी तरीक़े से। तो ये हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होती है जो VREG L5 1.8 वोल्टेज जो हमारी एक्टिव होती है ट्रिगर 8। जब ये ट्रिगर 8 में जब ये एक्टिव होती है तो एक्टिव होने के साथ देखिए ट्रिगर 8 जब जैसे ही एक्टिव होता है तो L5 से 1.8 वोल्टेज निकलता है बेस बैंड क्लॉक 1 सॉफ्टवेयर एनेबल। तो ये जो बेस बैंड होता है और इसकी सॉफ्टवेयर जो एनेबल होती है वो कैसे होती है, तो जैसे ही ये वोल्टेज आउटपुट होता है L5 की, आउटपुट होने के साथ साथ देखिए ये लाइन जो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाया गया है, ये देखिए जाने के बाद ये किसको ऑन करती है, ये 100 को, जो हमारी क्रिस्टल होती है वो हमारी जस्ट L5 को ऑन होने के बाद ये हमारी क्रिस्टल ऑन हो जाती है। और ऑन होने के बाद जिसको जिसको जहाँ पर जो भी क्लॉक की सप्लाई जनरेट होती है, जहाँ जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है उनको ये वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। तो हमारी जो ट्रिगर 8 की जो लाइन होती है ये ऑन होने के बाद ये क्रिस्टल को भी ऑन करती है, और क्रिस्टल को ऑन करने के बाद ये जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सप्लाई होती है जो हमारी जाती है रैम में, और वो जाती है CPU में, रैम में, और वो कहाँ जाती है CPU में। उसके अलावा भी ये VIO की जो सप्लाई होते हैं वोल्टेज इनपुट आउटपुट 1.8 वोल्टेज दिया जाता है, और स्लीप क्लॉक में भी दिया जाता है, और बेस बैंड क्लॉक में भी दिया जाता है, 100 में भी दिया जाता है, और फिर ये बहुत सारे LDO में भी दिया जाता है। और तो इनकी जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है 1.8 वोल्टेज उसको ऑन करने के लिए दिया जाता है। चाहे आप वो सेंसर IC को देखो, चाहे आप फिंगरप्रिंट में देखो, चाहे आप स्पीकर IC को देखो, जहाँ जहाँ पर इसकी 1.8 वोल्टेज जो इनेबल सप्लाई होती है उसको ये दिया जाता है। L5 से ही एक्टिव कराया जाता है, और ये एक्टिव कराने के बाद जस्ट ये हमारी एक वोल्टेज आउटपुट होती है जो हमारी VREG L7 से एक्टिव होती है, और एक्टिव होने के बाद जो 1.8 वोल्टेज आउटपुट होता है, आउटपुट होने के बाद स्लीप क्लॉक सॉफ्टवेयर इनेबल जो हमारी ये स्लीप क्लॉक होती है, हमारी क्लॉक की लाइन वो ट्रिगर 9 से एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने के बाद ये हमारे देखिए CPU में अलग अलग नाम से जाता है। ये देखिए USB 1.8 वोल्टेज SR2 PLLS कॉम्बो DAC HBDDA और BBRX कॉम्बो DAC, और फिर BB क्लॉक ड्राइवर जो IC होता है उसको एक्टिव कराने के लिए ये दिया जाता है। तो ये हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सप्लाई होती है दो हमारी ये सॉफ्टवेयर को इनेबल करने के लिए दिया जाता है। और ये देखिए उसके बाद हमारी जस्ट जो वोल्टेज आउटपुट होती है वो हमारी L2 की आउटपुट होती है, जो कि हमारी रैम की जो रेफरेंस लाइन होती है वो लेती है पावर IC फीडबैक के तौर पे। जब हमारी ये L2 की वोल्टेज आउटपुट होती है, और आउटपुट होने के बाद ये L10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये L10 नहीं ट्रिगर 10 जो लिखा हुआ है, ये VREG L2 से जो आउटपुट होता है 1.2 वोल्टेज ये क्या करता है, रेफरेंस लेता है पावर IC, और ये जो वोल्टेज होता है ये हमारी रैम में भी जाती है और ये MMC में भी जाती है। तब हमारी क्या होती है, MMC की जो सॉफ्टवेयर फाइल होती है वो हमारे स्क्रीन पे शो होने लगती है एक एक करके, और वो काम करने लगती है, हमारे फ़ोनों में लोगों को दिखाने लगता है जैसे हम पावर बटन को ट्रिगर करते हैं। तो ये हमारी सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए काम करती है, और हमारी CPU और CPU नहीं MMC और रैम को जो वोल्टेज एक्टिव कराने के लिए दिया जाता है वो यहीं से दिया जाता है VREG L2 से 1.2 वोल्टेज। और फिर जो हमारी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सप्लाई होती है वो देखिए यहाँ पे देखिए रेफरेंस की लाइन वो 0.6 वोल्टेज अलग से ये लिया जाता है वोल्टेज रेफरेंस के लिए। VDD 2 टाइप से ये रेफरेंस लेता है। एक देखिए L2 की 1.2 वोल्टेज इसमें रेफरेंस लिया जाता है, और एक 0.6 वोल्टेज की इसमें रेफरेंस लिया जाता है। दो टाइप की इसमें क्या किया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है। तो एक तो हमारी CPU लेती है और एक हमारी पावर IC लेती है। और फिर देखिए हमारी उसके बाद VREG L13 जो है ट्रिगर 11 है वो हमारे एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने के बाद ये जाती है डायरेक्ट CPU में अलग अलग के नाम से VDDA और USB 3 P3 और कोडेक की सेक्शन और माइक्रोफोन वायर्स की जो सप्लाई होती है, जो माइक कुक का जो सप्लाई होता है वो यहीं से दिया जाता है ट्रिगर 11 से। जो VREG
13 की जो वोल्टेज होते हैं 3.3 वोल्टेज मान लीजिए आप अच्छी तरीक़ा से कि 3 वोल्टेज इसको दिया जाता है। फिर जो हमारी जो मेन सप्लाई होती है एमएमसी की और रैम की, वो हमारी एक्टिव होती है। ये खास सिर्फ एमएमसी के लिए वोल्टेज दिया जाता है, तब हमारी एमएमसी ऑन होती है, जो वी-रेज L8 के नाम से दिया जाता है। 2.9 वोल्टेज जो कि ट्रिगर 12 की, यहाँ पर देखिए ट्रिगर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे ट्रिगर 12 में ये ट्रिगर होता है। जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं, जब ये ट्रिगर 11 ऑन हो जाता है तो ये ट्रिगर 12 में ये एक्टिव होता है, जो हमारी एमएमसी में और 9 में जाती है। और ये एक्टिव होने के बाद जस्ट हमारी जो वोल्टेज ऑपरेट होती है और ऑन होती है, वो हमारी वी-रेज L12 की जो लाइन होती है 2.95 वोल्टेज, वो हमारी जाती है सीपीयू में, जो कि BDD-PX2 SD से नाम से जाना जाता है। और ये हमारी सीपीयू क्या करती है, वोल्टेज को एक्टिव करती है, और एक्टिव करने के लिए जहाँ जहाँ पे उसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उनको ये दिया जाता है। और उसके बाद में फिर हमारी जो मेन सप्लाई, जो हमारी जो लास्ट में सप्लाई होती है, जो हमारी वी-रेज L11 से निकलती है 2.95 वोल्टेज, जो कि हमारे SD कार्ड और सिम कार्ड के लिए जो यहीं से वोल्टेज दिया जाता है। जब हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सिम कार्ड में वोल्टेज डायरेक्ट चला जाता है, क्योंकि सिम लगाने के बाद देखते तुरंत नेटवर्क आ जाता है। तो ये हमारी जो वोल्टेज होती है 2.95 वोल्टेज, जो इसकी VDD सप्लाई होती है, वो यहीं से दिया जाता है। और दिया जाने के बाद इसको एक्टिव करवाया जाता है। सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड के जो वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन की जो मतलब लाइन होती है, उस पर ये दिया जाता है ट्रिगर 14 पे ये दिया जाता है 2.9 वोल्ट। और फिर जो हमारी सप्लाई एक्टिव होती है वो बेस बैंड क्लॉक होती है, जो T15 में ऑन होती है। और ऑन होने के बाद ये देखिए ये जाती है CPU में। ये देखिए ऑन होने के बाद ये जा रही है कहाँ, ये लाइन, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं BB क्लॉक ड्राइवर IC, ये अंदर इसके बना होता है और उसी में जाती है। और जाने के बाद इसकी जो क्लॉक की जो सप्लाई होती है, वो जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वो उसको दिया जाता है एक एक लाइन के हिसाब से, जहाँ पर जिसकी क्लॉक की सप्लाई होती है बेसबैंड क्लॉक की, और उसमें नेटवर्क और फिर जो डाटा की लाइन होती है वो एक्टिव होती है एक एक करके। और फिर हमारी जो सबसे लास्ट लाइन जो एक्टिव होती है हमारी, जो वो हमारी पावर ऑन रीसेट ऑन होती है, जो कि हमारे चार्जिंग IC में जो हमारा पावर गुड से निकलता है आउटपुट। और ये हमारी पावर रीसेट N जो लिखा हुआ है यहाँ पर, पावर ऑन रीसेट, तो ये हमारी ऑन होती है। और ऑन होने के बाद ये जब हमारी पावर ऑन रीसेट ये जाती है CPU को, तो CPU समझता है कि पावर ऐसी सही है, काम कर रही है। जब तक ये पावर ऐसी सही नहीं रहेगा, तब अब ये पावर ऑन रीसेट क्या होगा, ये आउटपुट नहीं करेगी। और जैसे ये पावर ऐसी आउटपुट कर देगी, पावर ऑन रीसेट वोल्टेज 1.8 वोल्टेज ट्रिगर 16 के हिसाब से CPU को, जब ये CPU पे पहुंचेगा तो CPU क्या करेगी, इस IC को वोल्टेज को रोकने के लिए क्या करेगी, ये वोल्टेज क्या होगा, फ्लक्चुएशन में अगर रहेगा, जब तक ये वोल्टेज इनको नहीं आउटपुट किया जाएगा, तब तक ये वोल्टेज जितने भी इसके ऊपर की जो वोल्टेज बन रही है वो क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। वोल्टेज कॉन्सेंट्रेट वोल्टेज नहीं रहेगा, रुका हुआ वोल्टेज नहीं रहेगा। तो जब ये पावर ऑन रीसेट यहाँ से दिया जाता है CPU को, तो CPU समझता है कि पावर ऐसी सही है। और जैसे ही CPU समझता है कि पावर ऐसी सही है, तो वैसे ही CPU क्या करता है, एक वोल्टेज दिया जाता है इसको, पावर IC को, कि इसकी जो वोल्टेज है उसको एक जगह पर स्थिर किया जाए, रोका जाए। तो उसी का जो नाम होता है वो हमारी PS होल्ड होती है, जो कि हमारी जो वोल्टेज होती है पावर ऑन रीसेट की जितनी भी सप्लाई होती है उसको होल्ड कराया जाता है PS होल्ड के नाम से। और ये CPU से आउटपुट होके जाती है डायरेक्ट पावर IC में। तो ये हमारी जो CPU की लाइन होती है वो हमारी PS होल्ड के नाम से एक्टिव होती है। और एक्टिव होने के बाद ये पावर IC को दिया जाता है। और पावर IC को ये जैसे एक्टिव मिलेगा ये सप्लाई PS होल्ड, तो ये सारी सप्लाई को ये क्या करेगी, फ्लक्चुएशन जो वोल्टेज हो रहा है वो क्या करेगी, उसको रोक देगी। और रोकने के बाद वो सारे लाइन को एक एक करके जहाँ जहाँ उसकी काम करने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीक़ा से ये वोल्टेज को आउटपुट करेगी। और उसी तरीक़े से ये वोल्टेज हमारा काम करेगा। और इसी तरीक़े से हमारी सॉफ्टवेयर ऑन होगी और हमारी मोबाइल काम करेगी। और उसके बाद भी देखिए हमारी बहुत सारी जो सप्लाई होती है वो ऑन होती है। ऑल अदर सप्लाई वी-रेज की जो L1 L4 L6 L9 L10 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21, ये जो जितनी भी सप्लाई होती है वो अलग अलग कंट्रोलिंग सिग्नल के लिए दिया जाता है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंट्रोलेड उसी हिसाब से करती है। और ये देखिए हमारी ये तो हो गई ऑन की सप्लाई, पावर ऑन की जो सीक्वेंस होती है। और देखिए जब हम पावर बटन को प्रेस करके जब फ़ोन को बंद करते हैं
तो हमारी देखिए एक एक करके जो सप्लाई होती है वो हमारी ऑफ होती है, और ऑफ होने के बाद ये यहाँ पे डायरेक्ट चली जाती है। तो देखा आपने कि कैसे एक आईसी का सीक्वेंस है वो कैसे काम करता है, एक एक लाइन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी तरीक़े से वीडियो को देखें और समझें। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर एक एक आईसी के बारे में डीप नॉलेज में समझना है तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।